अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। स्प्रिंग 23 का सवाल का सलूशन दिया था कल, और उम्मीद यही थी कि अब आप देखेंगे तो शायद मसले रिजॉल्व हो जाए। जिन्होंने की है ट्राई दोबारा, अब बताएं बहुत सारे, अगर वाकई किया है, अगर तो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हैं या अभी भी वहीं के वहीं हैं? नहीं, बस ये बड़ी पिछला टेस्ट आपने खैर खैरियत से दे दिया, बच भी गए। अच्छा, अभी ना एग्जैक्ट फिगर्स शायद कल परसों तक शेयर कर दूं। कल हमारी पैक में इंटरनली एक मीटिंग थी, जब रिजल्ट्स के स्टैट्स हम लोग देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं याद है, आजकल में मिल जाएगी तो बता दूंगा। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट जो आपको बता रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन उसका रफ कुछ ऐसा ही है जो बता रहा हूं कि अगर आई कैप का रिजल्ट कॉस्ट का 40 समथिंग है, 40, वो बच्चे जिन्होंने क्लास टेस्ट कम से कम 60% दिए की बात करूं, जिन्होंने दिए हैं, उनमें से भी पास होने वाले बहुत ज्यादा हैं, और जिन्होंने वो टेस्ट पास किए उनमें से भी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली नहीं मुझे फिगर याद है, लेकिन रफली कुछ ऐसे समझ लीजिए कि अगर आई कैप का रिजल्ट 40% है कॉस्ट का, आई कैप की बात करो, अपने वाली की बात नहीं कर रहा, वो तो आपको बताया था 77 तक है, सिर्फ मैं 40 से कंपेयर की बात करूं, वो बच्चे जिन्होंने क्लास टेस्ट 60% पास किए, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है लेकिन रफली कुछ ऐसा है कि उनमें से 75% बच्चे पास हैं। जिन्होंने क्लास टेस्ट दिए उनमें से भी कोई तकरीबन 60% लोग पास हैं, और जो क्लास टेस्ट को लिफ्ट नहीं करवाते थे उनमें से मुश्किल से कोई 20% लोग पास हैं। एग्जैक्ट फिगर ये नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ट्रेंड है। इसी तरह मिड टर्म, और ये हर सेशन में तकरीबन ये बात हमारे सामने आती है, मिड टर्म, जिन्होंने मिड टर्म दिया, बेशक फेल हुए लेकिन दिया, उनमें से रफली शायद कोई 80% लोग पास है, और जिन्होंने मिड टर्म को लिफ्ट नहीं करवाई उनमें से कोई 20-25% लोग पास है। तो ये जो क्लास टेस्ट है ना बेटा, इस क्लास टेस्ट या मिड टर्म, क्या जो सवाल इनमें होते हैं वही पेपर में आ जाते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप क्लास टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप मिड टर्म दे रहे हैं, तो आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, आप सिस्टम का हिस्सा, आप जुड़े हुए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे पकता रहेगा और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप पेपर देने के काबिल हो। जो बच्चे टेस्ट और मिड टर्म को लिफ्ट नहीं कराते हैं ना, वो कभी भी जहनी तौर पर तैयार नहीं हो पाते कि उन्हें पेपर देना है, और ये हर रिजल्ट के बाद ये हमारे सामने आती है। एग्जैक्ट फिगर हो सकता है थोड़ी कम ज्यादा बोल दी हो मैंने, लेकिन कुछ ऐसा सा रिलेशन बनता है। तो जो लोग, क्योंकि मिड टर्म से ज्यादा मौका आपको रिवीजन का नहीं मिलेगा, अभी ये दिसंबर में मेरा ख्याल है कोई 9-10 से शायद शुरू हो रहे होंगे, तो जो बच्चे इसको छुट्टियां मना के निकल जाएंगे तो वो फिर पूरे सेशन की छुट्टियां एंजॉय करके आना, फिर उसके बाद ही पढ़ना, फिर चिल करें जाके। लेकिन अगर इन्होंने मिड टर्म देना है तो मैं आपको बता रहा हूं कि उनके रिजल्ट बहुत डिफरेंट होते हैं उन लोगों से जो मिड टर्म नहीं दे रहे होते हैं। मिड टर्म अभी दिसंबर 9-10 को कहीं होंगे, तो आपको उस पूरे वीक, चूंकि मल्टीपल कॉम्बिनेशन होते हैं इसलिए पूरा वीक है, अदरवाइज हो सकता है आप लोग जो है हो सकता है 10 कोई फारिग हो जाए, लेकिन छुट्टियां तो पूरी वीक ही देनी पड़ेंगी क्योंकि सबके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन होते हैं। तो वो एक पूरा वीक ऑफ होने की कॉस्ट बियर करता हूं मैं, मतलब मेरे कॉस्ट बियर करने से मुराद है कि मेरे पास वो टाइम जो पढ़ाने का है, मुझे वो एक वीक का गैप लेना होता है। तो इसलिए मिड टर्म को ना जाया नहीं करिएगा, उसके फाइनल रिजल्ट पे इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है इंपैक्ट। और ये उस मिड टर्म की बरकत नहीं है, जो मिड टर्म दे रहा है इसका मतलब उसने एक दफा वो 4-5 चैप्टर रिवाइज कर लिए, फिर उसने 3 घंटे का पेपर बैठ के सॉल्व कर लिया, लिख के सॉल्व कर लिया। होमवर्क तो आप आधा लिखते हैं, आधा सोल्यूशन देखते हैं, और कुछ तो लिखते भी नहीं है, सोल्यूशन देख के समझते हैं कि वो भी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो लिख के पेपर सॉल्व करना ना बहुत इंपैक्ट डालता है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो इसलिए मिड टर्म और ये क्लास टेस्ट देने चाहिए। अगर फेल भी हो रहे हैं ना तो फेल हो, आवाज सही है, फेल होने वाले भी टेस्ट ना देने वालों से बेहतर ही रहे। तो इसलिए क्लास टेस्ट और मिड टर्म बेटा दिया करें। अच्छा, ये
आप लोग भी और ये रिकॉर्डिंग वाले भी कुछ बच्चे पूछ रहे थे, देखें मार्केटिंग ने या एडमिशन वालों ने तो एड चलाते ही रहे ने। एक आपको ना ग्रुप में चीज शेयर होती होगी, रेफरल टेस्ट। रेफरल टेस्ट ये मुझसे कुछ फिजिकल क्लास के बच्चों ने भी पूछा था, रिकॉर्डिंग वाले भी पूछ रहे होते हैं। ये ना उसमें मेंशन नहीं कर रहे होते, क्योंकि मेंशन करते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है, इसलिए मैं आपको खुद क्लियर कर देता हूं। ये आप जो क्लास का हिस्सा बने हुए बच्चे हैं उनके लिए नहीं है वो रेफरल टेस्ट। ये उन बच्चों के लिए होते हैं जिन्होंने पहले कोई पेपर पढ़ा था, फेल कर लिया था और अब वो नहीं क्लास पढ़ रहे, वो एक टेस्ट की रूटीन के साथ चलना चाहती है, उन लोगों के लिए होते हैं और एक अलग एक्टिविटी होती है। तो इसलिए आप जैसे आप अगर कॉस्ट अभी पढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए नहीं है, वो तो 2 महीने के अंदर पूरा कोर्स टेस्ट कर लेंगे, वो तो चीजें नहीं आपने पढ़ी होंगी अभी, तो वो आप लोगों के लिए नहीं होते हैं रेफरल टेस्ट। अच्छा एक ये था। और हाँ, रिकॉर्डिंग में एक बच्चे ने बात पूछी थी तो मैं रिकॉर्डिंग वाले को भी जवाब दे देता हूँ और आप लोगों को भी बता देता हूँ। स्प्रिंग 23 में कुछ नहीं पूछना नहीं किया जी। नॉर्मल रेट वही स्प्रिंग 23 पूछ रहे हो, वो तो कॉस्ट एनआरवी में से लोअर ही देखना है ना। डायरेक्ट कब किया हुआ मैंने? नहीं, वो जो मैंने एनआरवी की वर्किंग की है, बेशक मैंने लिखा उसको एनआरवी फॉर डिफेक्टिव यूनिट्स है, लेकिन उसके अंदर जो पहली सेल प्राइस की है तो वो नॉर्मल की एनआरवी है, क्योंकि नॉर्मल वालों की कोई कॉस्ट टू सेल नहीं है तो उनकी सेल प्राइस ही एनआरवी है। तो वो मैंने हेडिंग बेशक वर्किंग 3 एनआरवी फॉर डिफेक्टिव यूनिट्स लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो सेल प्राइस की लाइन है वो नॉर्मल की एनआरवी। स्प्रिंग 23 मैंने कल रिवाइज सोल्यूशन दिया था, पहले वाले सोल्यूशन में एक गलती थी मुझसे और दूसरा अब इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। उस सोल्यूशन को देख के जिन्होंने किया है, अगर प्रॉब्लम रिजॉल्व है तो बस ठीक है, शाबाश, नहीं तो पूछें जी। देखें एफओएच का चैप्टर पढ़ा हमने, एफओएच को ज्यादातर किससे रिलेट देखा हमने? ओएआर निकालते हुए ज्यादातर क्या होता था? लेबर आर, मशीन आर नहीं, ज्यादातर लेबर आर ही मिले। तो इसलिए हमने दोनों तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर दोनों प्रोडक्ट्स में उसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की रेशो में बांटा है। अगर आप उसको मटेरियल की रेशो में बांटते हैं तो भी गलत नहीं है वो, क्योंकि ओवरहेड्स की एलोकेशन, ओवरहेड्स का ओएआर लेबर से रिलेटेड भी पढ़ चुके हैं, मटेरियल से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। ज्यादातर चूंकि लेबर यूज होता है इसलिए, खासकर अब जब कल मैंने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू कराया है तो लेबर और एफओएच को साथ मिला के कन्वर्जन बोला था मैंने, इसलिए दोनों ज्यादातर जुड़े होते हैं, तो इसलिए लेबर ज्यादा बेहतर था। लेकिन अगर आप उसको मटेरियल में बांटते तो भी गलत नहीं। स्प्रिंग 23 में और सवाल? स्प्रिंग 23 में कोई सवाल जी? देखें जो फ्रेट होता है ना वो है किराया, तो मटेरियल उठा के लाना है, ज्यादा बेहतर जो ट्रक वाला पैसे ले रहा होगा वो उस मटेरियल की क्वांटिटी के हिसाब से पैसे लेगा या कितना महंगा उस हिसाब से पैसे लेगा? क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन जो इंश्योरेंस होती है वो होती ही वैल्यू के हिसाब से, तो इंश्योरेंस को इनवॉइस वैल्यू की रेशो में बांटा है और फ्रेट को क्वांटिटी की रेशो में बांटा है। लेकिन अगर फ्रेट को कोई वैल्यू की रेशो में बांट दे तो भी गलत नहीं है, गलत नहीं होगा। स्प्रिंग 23। अच्छा अब अगला टेस्ट लेबर का दे दें। आज क्या कब होता बस ठीक है, मंडे ट्यूसडे। अच्छा जी, वो एक बच्चे ने ऑनलाइन में सवाल किया था। अच्छा एक तो ये ऑनलाइन वालों को भाई दोबारा गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग इतना रश मचाते हैं, इतना रश मचाते हैं कि मेरे लिए मैसेजेस देखना इम्पॉसिबल हो जाता है। बेकार के मैसेजेस और फिर उसके ऊपर जज्बात का इजहार, वो फिर ना बहुत रश बढ़ा देता है। फिर दूसरी गुजारिश ये है कि इसमें ठीक है आपको मैंने जवाब देने हैं, लेकिन आप इसमें अगर एक दूसरे की मदद करके जवाब बता देते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो अगर एक को जवाब बता देता तो दूसरा एताज करने लगे, तो मैंने तुमसे पूछा है, अरे तो मदद कर रहा है आपकी, तो इस तरह की ना फजूल में लड़ाई झगड़े ना किया करें, वो अच्छे अखलाक से चल लिया करें। अच्छा सवाल ये है, सवाल आपको भी बता रहा हूं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड है। जो स्टॉक कार्ड होता है ना, चाहे फाइफो हो चाहे एफको हो, स्टॉक कार्ड का मकसद होता है हमारे पास यूनिट्स और कॉस्ट, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। चाहे एक प्रोडक्ट है, वो ग्रुप में कुछ साइंसदान कह रहा था जी एक प्रोडक्ट हो तो स्टॉक कार्ड नहीं होता, स्टॉक कार्ड तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है सर। तो स्टॉक कार्ड की जिंदगी का मकसद होता है कि हमारे पास परपेचुअल सिस्टम के अंदर यूनिट्स और कॉस्ट का अपडेटेड रिकॉर्ड मौजूद हो। कॉस्ट का कॉस्ट अगर ईयर एंड पे स्टॉक में मौजूद है 5000 यूनिट्स, इनमें से
45 सब खैर खैरियत से हैं, और ये जो 500 हैं ये डिफेक्टिव हैं। इनकी कॉस्ट है 40, इनकी एनआरवी है 48, इनकी कॉस्ट है 40 क्योंकि एफओ मेथड था, और इनकी एनआरवी है 30। तो मैंने आपको तब भी बताया था कि इन्वेंट्री कार्ड के अंदर हमने कॉस्ट ही रहने देनी है, क्योंकि इन्वेंट्री कार्ड का मकसद यही है, फिर जब और यूनिट्स आएंगे तो उनको वेटेड एवरेज करना है, तो कॉस्ट को एवरेज करना है। या फाइफो है तो उसमें कॉस्ट इस्तेमाल होती है, क्योंकि फाइफो एफओ ये कॉस्टिंग के मेथड हैं। इसी तरह से बेशक आप IS2 उतनी तफसील से नहीं पढ़ के आते, और आगे भी आप कहीं नहीं पढ़ रहे होते। IS2 के अंदर जो लोग FAR1 पढ़ चुके हैं, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल सीखा है ना, एनआरवी लॉस रिवर्सल भी होता है, ये IS2 के अंदर है कि अगर कल को हालात अच्छे हो जाएं तो जो एनआरवी राइट डाउन की थी कल को वापस ऊपर ले जाएंगे। ऊपर कहां तक ले जाएं? आसमान तक ले जाएं। और एनआरवी बहुत ऊपर निकल गई है तो फिर अरे वाकई IS36 का जवाब ना देने लग जाए। एनआरवी बहुत ऊपर निकल गई है तो कहां तक वापस ले आए? इतना लंबा जुमला तो जवाब ही नहीं बनता यार। वो ना जवाब ही IS36 का दे रहे हो, जितनी कॉस्ट थी भाई, कॉस्ट से गिरा के एनआरवी पे लेके गए थे। अब अगर कल को ये एनआरवी 30 से 70 हो जाती है तो 40 पे ले आएंगे। तो इसको एनआरवी का रिवर्सल भी कहते हैं, एनआरवी राइट डाउन का रिवर्सल। ये आपने इंट्रो में नहीं पढ़ा होगा शायद, क्योंकि आपने इंट्रो में ना प्रॉपर IS2 नहीं पढ़ा कंप्लीट, और आगे भी कहीं नहीं पढ़ेंगे जिंदगी में। खैर है, कबर पे सवाल नहीं होगा, उस पर कोई मसला नहीं अगर आप IS2 में जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे तो अब वापस कॉस्ट तक ले जाना है, तो कॉस्ट कहां है? यहां है तो वापस ले जाएंगे ना। अगर हमने कार्ड सब एडजस्ट कर, सब गुचमुच कर दिया होता तो वापस कहां कॉस्ट तक लेके जाएंगे। तो इसलिए कार्ड को अलग कॉस्ट पे रखा जाता है, और ये जो एनआरवी राइट डाउन है, ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की तरह की चीज है। और अगर FAR1 की जबान में समझाऊं तो ये एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस की तरह की चीज है, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। तो ये ना सिर्फ एंट्री की जाएगी। बेशक एंट्री आपको मैंने P&L डेबिट या कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कराई है, क्योंकि आपके लेवल पे इतनी गहरी अकाउंटिंग नहीं एक्सपेक्टेड है। असल में इसका क्रेडिट इन्वेंट्री नहीं होगा, असल में इसके लिए एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस टाइप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लॉस टाइप, उस तरह का एक अकाउंट बनेगा जो बैलेंस शीट बनाते हुए इन्वेंट्री में से माइनस करके शो होगा। इन्वेंट्री नहीं असल में क्रेडिट होगी। वो तो आप लोगों को इतनी गहराई में नहीं ले जाया जा रहा होता, इसलिए इन्वेंट्री क्रेडिट से काम चला लेते हैं। ग्रुप में बच्चे का सवाल ये था कि हमने इन्वेंट्री को राइट डाउन कर लिया, यानी इसका नुकसान हमने कम कर लिया, लेकिन इन्वेंट्री कार्ड में अभी तक कॉस्ट आ रही है। तो जब कल को ये इन्वेंट्री बिकेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से हो जाएगी? वो तो फिर कॉस्ट से हो जाएगी। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। असल में कल ये होगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, वो जो अलाउंस रखा था वो डेबिट, और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये ऐसे होगा। जब राइट डाउन किया था इन्वेंट्री क्रेडिट, आपको बस काम चलाओ इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी थी, असल में ये होता है। इसलिए वो स्टोर रिकॉर्ड में कॉस्ट पे ही रहेगी, और जब कल वो इन्वेंट्री बिक जाएगी तो कॉस्ट ऑफ सेल में 40 और इन्वेंट्री क्रेडिट 40 नहीं हो जाएगा। इन्वेंट्री क्रेडिट 40 ही होगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल में 40 नहीं 30 जाएगा, और वो जो बाकी अलाउंस बनाया था वो अब रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अब तो वो चीज नहीं रही। ये सवाल था बच्चे का कि हमने जब यहां पर उसको रखा ही कॉस्ट पे है, तो फिर हम अगले साल इशू करते हुए इसको तो 40 पे आउट दिखा रहे होंगे, जबकि हम तो उसको 30 पे ले आए हुए थे। तो वो अकाउंटिंग का मसला है, इन्वेंट्री अकाउंट की बजाय ये अकाउंट इस्तेमाल हो रहा होगा, वो आपकी टेंशन नहीं है। तो अगर आपको इस सारी चीज की वैसे ही कुछ समझ नहीं आए तो चिल करें। कल कहां तक पहुंचा था? हाँ, फार्मूला लिखवाने लगा था, फार्मूला लिखवाने लगा था आपको।
कल मैंने मुश्किल नंबर 1 लॉसेस लिए थे और लॉसेस समझाने के लिए आपको मैंने चार टर्म्स बताई थी और एंड तक कॉन्सेप्चुअली में यहां तक आपको ले आया हुआ था कि पर यूनिट कॉस्ट निकालते हुए हम लॉस इनकॉर्पोरेट तो करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि कुर्बानी जरूरी थी, तो उन कुर्बान होने वालों की कॉस्ट भी बाकी यूनिट्स बर्दाश्त करेंगे। लेकिन कितनी कुर्बानी जरूरी थी? नॉर्मल लॉस बस। तो नॉर्मल लॉस को इनकॉर्पोरेट करने का तरीका यह है कि हम कॉस्ट पर यूनिट ऐसे निकालने लगे हैं जैसे लॉस उतना ही हुआ जितना होना चाहिए था। तो अब इस सब को फार्मूले में कैसे एडजस्ट करना है, इसके लिए मैं ये वही मुश्किल नंबर 1 मैंने दी है। अब उसको 1.1 कर रहा हूं कि नॉर्मल लॉस एक्चुअल लॉस के बराबर है। नॉर्मल लॉस एक्चुअल लॉस के बराबर है। तो फिर कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला बन जाएगा टोटल कॉस्ट भाई मटेरियल लेबर एफओ सब टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस जो इन कुर्बान हुए को बेच के कुछ रिकवरी हो जाएगी और डिवाइडेड बाय जितने बने। मिसाल के तौर पे अगर टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुई 190,000, इनपुट थे 100 यूनिट्स और एक्चुअल लॉस और नॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या बनी? 190,000 को किससे डिवाइड करें? 950। आउटपुट कितना हुआ? 950 ना, तो बस आउटपुट से डिवाइड जी। तो अगर नॉर्मल लॉस जितना ही एक्चुअल लॉस हुआ तो कॉस्ट पर यूनिट ही है। कितनी है? नहीं, अज्यूम क्या मैंने दिया डाटा नहीं है स्क्रैप वैल्यू। होती तो बिल्कुल माइनस करते हैं, होती तो बिल्कुल करते हैं माइनस। हाँ, आगे आएगी ये बात, यानी फिर भी हम स्क्रैप वैल्यू लेंगे, बेशक अभी नहीं बिकी, एक्सपेक्टेड ले लेंगे। टोटल
अगर एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस का मतलब है कि एक्चुअल लॉस ज्यादा है नॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस है ना। अगर एबनॉर्मल लॉस है तो इसका मतलब है कि एक्चुअल लॉस ज्यादा हुआ है। ये कल बताई थी वही बात। एक्चुअल लॉस हो गया 80, जबकि हमने सोचा था कि 50 होगा। आउटपुट कितना? 80 जाया हो गए, 920। हम 190 को किससे डिवाइड करें? अगर 920 से कर दिया तो फिर फायदा क्या नॉर्मल लॉस डिफाइन करने का? हमने तो नॉर्मल लॉस डिफाइन ही इसलिए किया है कि इतनी कुर्बानी हम समझते हैं कि इतनी तो नसीब में होती है, तो उतनी कुर्बानी हम इनकॉर्पोरेट करने को तैयार थे। अगर यहां 920 लिख दिया तो वो जो 30 और जाया हुए हैं उनकी भी कुर्बानी इसी के अंदर शामिल हो जाएगी, तो इसलिए डिनोमिनेटर में 950 आएगा। उसको मैं आपको याद रखने के लिए क्या बोलूं, 950 क्या कैसे निकलेगा, याद कैसे रखें? नहीं, क्या करूं 950 को? आप किसी को आप याद रखना है कि ये 950 से डिवाइड किया करेंगे जी, इनपुट माइनस, हाँ, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, आपने करना है ऐसे। $920 प्लस 30, 920 प्लस 30, ऐसे याद रखना। क्योंकि ये जो फार्मूला मैं यहां लिख रहा हूं ना, ये होपफुली आज ये यूजलेस हो जाना है। ये मैं आपको एक टेबलर वर्किंग में ले जाऊंगा तो उसमें ये कवर हुआ करेगा, तो तब भी मैं उस वर्किंग के अंदर ये एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स ऐड करवा रहा हुआ करूंगा। तो उसको ये दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए मैं आपको पहले दिन से ये बात बता रहा हूं, आउटपुट प्लस एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स। ये 950 अगर आप 1000 माइनस 50 रखेंगे याद तो वो सही नहीं है, आगे मुश्किलें हो जाएंगी, तो इसको याद रखना है आउटपुट प्लस एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, ऊपर क्या करूं माइनस? स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट ही, या अब 80 की या 50 की? 50 की ही, क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशन इस हिसाब से कर रहे हैं जैसे उतना ही लॉस हुआ, तो इसलिए ऊपर रिकवरी भी फिर हम नॉर्मल लॉस की ही लेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ये तो हो गया फार्मूला। तो हम करेंगे ये कि टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, यानी एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स की कॉस्ट माइनस उनकी जो स्क्रैप वैल्यू है, ये हम एक्सपेंस बनाएंगे। ये आपको ना इसी चैप्टर में आगे चल के डबल एंट्रीज और टी अकाउंट्स बताऊंगा ना, तो उसकी वजह तब बताऊंगा कि माइनस क्यों कर रहे हैं। अभी आप बेशक सिर्फ ये वजह रख लें कि जो 30 यूनिट्स जाया हो गए उनकी भी तो कॉस्ट पड़ी ना, तो वो जो जाया हुए वो 200 रुपए वाले ही हैं, इसको हमें एक्सपेंस बनाना पड़ेगा। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बनाते भी रहे हैं, जाया हुए तो खराब हो गए, फेंक रहे हैं, तो अगर उनको फेंकते फेंकते कुछ ना कुछ रिकवरी हो गई तो एक्सपेंस में कितना जाएगा, जो नेट है। तो इसलिए कह रहा हूं कि एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट और उसकी स्क्रैप नेट करके ये P&L में रिकॉग्नाइज होगी। ये जो P&L में रिकॉग्नाइज होगी ना, ये इस चैप्टर में आगे चल के जब डबल एंट्रीज पढ़ाऊंगा तो इस बात पे होगी दोबारा बात। ये वो जो 30 जाया हुए हैं, इस इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि 950 यूनिट्स 200 वाले, उनमें से 920 आगे चले गए, 200 वाले 30 कूड़े में चले गए, 200 वाले। हमने नॉर्मल लॉस की कॉस्ट सब पे चार्ज कर दी। जिन्होंने अपने कॉस्ट का वजन खुद अपने सर पे उठाना है ना, जो 920 हैं वो अपनी कॉस्ट लेके अगले प्रोसेस में चले जाएंगे, वो अगले प्रोसेस का इनपुट कहलाएंगे, और जो 30 एब नॉर्मल लॉस है वो अपने हिस्से की कॉस्ट लेके एक्सपेंस में चले जाएंगे। वो जो 50 ने कुर्बानी देनी थी
असल में वो 950 के लिए कुर्बानी देनी थी, तो इसलिए उन 950 में 30 एबनॉर्मल वाले भी शामिल, वो भी उस कुर्बानी का हिस्सा लेके जा रहे हैं। तो इस 200 की इंटरप्रिटेशन ये है कि 200 रुपए वाले 920 यूनिट्स अगले प्रोसेस में चले गए और 200 रुपए वाले 30 यूनिट्स कूड़े में चले गए। इसको नोट करें तो उसके लिए एक सवाल लिखें। अगर ये आपको अभी शुरू शुरू में कच्चा कच्चा समझ आ रहा ना, ये पक जाएगा, इसलिए फिक्र ही ना करिए, पक जाएगा आप सारा आस्ता आस्ता। यहां तक नोटेड? चलिए सवाल लिखें। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relates to process 1 for the month of May. ये नोटेड? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में लिखें इनपुट 4000 यूनिट्स, 4000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस 10% of input, 10% of input, output 3500 units, 3500 units. Direct material cost 360,000, 3,60,000. Direct labor cost 100,000. FOH 80,000. Scrap value of defective units. 18 रुपए, ₹18 पर यूनिट। आपसे रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर यूनिट, और दूसरी रिक्वायरमेंट है कि टोटल एबनॉर्मल लॉस का एक्सपेंस जो P&L में जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट बता दें, और जो टोटल एक्सपेंस P&L में जाएगा एबनॉर्मल लॉस का वो बता दें।
जी जनाब, कॉस्ट पर यूनिट क्या बनी? चलें देखते हैं। मटेरियल कितना? 360। कन्वर्जन कितनी? 180 माइनस एब नॉर्मल लॉस यूनिट्स कितने हैं? एब नॉर्मल लॉस 100 है, नॉर्मल 400 है, तो 400 यूनिट्स की स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट कितना है? प्लस 100 एब नॉर्मल लॉस 148, और टोटल लॉस जो P&L में जाएगा 100 यूनिट्स हैं जिनकी कॉस्ट इतनी है और इनकी NRV इतनी है 30,000। 13 जी कह सकते हैं NRV। बताएं भाई, इसमें कोई इख्तलाफ, एतराज, तकलीफ, बुरा लगा हो कोई? प्रोसेस कॉस्टिंग आसान है, चलो ठीक है। डन। ये माइनस करने पे कोई इतराज? ये इन 100 खराब यूनिट्स की कॉस्ट देखें, बने तो ये भी है ना, और नहीं सॉरी बने ये नहीं है, हम इनकी कुर्बानी दूसरों पे नहीं डालना चाह रहे, तो हम कह रहे हैं कि इनकी भी यही कॉस्ट है, बस ये अपनी कॉस्ट लेके अगले प्रोसेस में जाने की बजाय तो कबाड़िए के पास चले गए। तो जो बने और बन के आगे गए उनकी भी यही पर यूनिट कॉस्ट है, और जो खराब हो गए उनकी भी यही पर यूनिट कॉस्ट। सिर्फ नॉर्मल लॉस यूनिट्स वो हैं जिनकी कुर्बानी को हमने एक्सेप्ट किया और बाकियों पे डाल दी। 148 और 13,000 ओके। अगर हो एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन का मतलब है कि एक्चुअल लॉस हुआ कम, यानी आउटपुट कितना हुआ? 965, लेकिन डिनोमिनेटर में हम अब भी कितने लिखेंगे? 950। तो इसके लिए फार्मूला क्या याद रखते हैं कि डिनोमिनेटर में आउटपुट माइनस एबनॉर्मल गेन, ऊपर ऐसे ही रहेगा। और ये बात आपको यकीनन अजीब लगेगी, लेकिन है तो ऐसे ही। एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट और उसकी स्क्रैप वैल्यू नेट करके इसको हम इनकम बनाएंगे।
ये क्या है? अच्छा सवाल है, इसको नोट करें और फिर एक सवाल लिखें। इसको नोट कर लें और सवाल लिखें। ये नोटेड? चले सेम डाटा दोबारा लिख लें, सिर्फ एक फिगर बदलूंगा, सारा कुछ दोबारा लिख लें, या कह दें सेम एज प्रीवियस, सिर्फ एक फिगर चेंज करूंगा। आउटपुट 3750 यूनिट्स है, 3750 यूनिट्स आउटपुट है, बस बाकी सब वही है। तो आपसे रिक्वायर्ड है कॉस्ट पर यूनिट और टोटल अमाउंट इनकम में कितनी जाएगी।
हाँ जी, सेम ही आया। क्यों आया सेम? एक तो मैंने डाटा सेम लिया है, दूसरा हम पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर ही इस बेस पे रहे हैं कि उतना ही लॉस हुआ, यानी हम पर यूनिट कॉस्ट में नॉर्मल लॉस ही इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तभी तो एबनॉर्मल लॉस होता तो यहाँ ऐड कर देते हैं, गेन होता तो यहाँ से हटा देते हैं। मैंने डाटा सेम ही इसलिए लिया था ताकि आपको ये बात बता सकूं कि पर यूनिट कॉस्ट को हम खराब नहीं होने दे रहे, इसीलिए सेम डाटा लिया मैंने, है जी। तो इसमें आप ऊपर तो ऐसे ही रखेंगे, नीचे हो जाएगा 3750 माइनस 150, क्योंकि नॉर्मल लॉस है 400 यूनिट्स, एक्चुअल लॉस है एक्चुअल लॉस कितना है? नहीं है, कमाल हो गया। ये जो लॉस नजर आ रहा है ये नहीं है असल में। एक्चुअल लॉस कितना है? 250। नॉर्मल लॉस 400 है, एक्चुअल लॉस 250 है, तो एबनॉर्मल गेन 150। तो हमने 3750 माइनस 150 किया, तो हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली ही इस बेस पे है कि हम 400 की कुर्बानी समझ रहे हैं कि इतनी तो होनी है, तो हमने उस 400 की कुर्बानी को पर यूनिट कॉस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया। ज्यादा कुर्बानी हुई तो हमने वो एड बैक कर दिया ताकि पर यूनिट कॉस्ट 400 के हिसाब से रहे, कम कुर्बानी हुई तो माइनस कर दिया, यानी 400 के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। तो पर यूनिट कॉस्ट इस ये दोनों सवाल में 148 आ रही। इनकम में कितना लेके जाए? 150 टू दिस माइनस दिस क्या बना? अब आप इस सवाल में जो आपको एतराज है वो पूछें। मुझे 2 एतराज का अंदाजा है, लेकिन चलें आप पूछें। है जी, 18 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने सवाल में दिया है। हाँ जी, लॉस नहीं है। हाँ, कि 150 यूनिट जाया ही नहीं हुए तो इनकी स्क्रैप वैल्यू कहां से आ गई? ठीक है, आप क्या करें? यही है। हाँ जी, और कोई? यही सवाल। हाँ जी, आप भी अपने ही हैं, आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस को हाँ नहीं कर रहे ना, कहाँ किया है? डिनोमिनेटर में दोनों सवालों में क्या बन रहा है? दोनों सवालों में डिनोमिनेटर में इवेंचुअली क्या बन रहा है? 3600। तो हम लॉस कम ज्यादा होने को इसमें इफेक्ट ही नहीं लाने दे रहे। जब ज्यादा बने तो हमने 150 माइनस करके फिर उसको 3600 पे कर दिया, जब कम बने तो हमने 100 ऐड बैक करके फिर 3600 कर दिया। तो हम पर यूनिट कॉस्ट 3600 ही के हिसाब से ले रहे हैं कि 400 ही जाया हुए। हाँ जी, एक एतराज ये है कि जब ये यूनिट जाया हुए ही नहीं तो फिर इनकी स्क्रैप वैल्यू कहां से आ गई, है ना? और कोई एतराज अगर जाग रहे हैं तो? जी जी, बेचा तो शायद किसी को भी नहीं है। इनकम में क्यों लेके जा रहे हैं? अच्छा चलो बेच दिया, फिर नहीं, एतराज क्या है? बेच देते तो इनकम में जाना ठीक है। हाँ तो चलो बेच दिया। हाँ जी, और कोई एतराज? आपने मुझे कुछ कहना था माना? अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप ये माना साहब तब भी ऐसे ही थे जब मैं सीए स्टार्ट करा, तब भी ऐसे ही है। क्या बात? बेचना है इनको? ये अमानत यहाँ पर वो उसमें होते हैं पीपी के कोर्स में, तो ये तो बहुत पुराने हैं। ये तो यहाँ एम्प्लॉई, मैंने जब सीए शुरू किया था 99 में, तभी भी ऐसे ही था बंदा। अच्छा भाई, क्या बोले आप? इनकम क्यों बना रहे हैं? एतराज क्या है कि इनकम क्यों बना रहे हैं?
अच्छा चले ठीक है। अच्छा देखें, करना तो ऐसे ही है, फिर भी दिल की तसल्ली के लिए मैं आपको ये एतराज के जवाब दे देता हूं कि जब ये 150 यूनिट्स खराब ही नहीं हुए तो इनकी स्क्रैप वैल्यू कहां से आ गई, इसका जवाब देता हूं। हाँ, एक एतराज ये भी है कि इसको हम इनकम क्यों बना रहे, एक ये भी एतराज है। अच्छा, इस एतराज का जवाब देने के लिए ना तो मैं इकट्ठे जवाब भी दे सकता हूं, लेकिन बेहतर हो जाएगा अगर मैं इसको तोड़ के जवाब दूं। इस सवाल में मैं चेंज कर लेता हूं, स्क्रैप वैल्यू 0 है, नहीं है स्क्रैप वैल्यू, तो कॉस्ट पर यूनिट निकलती 360 प्लस 180 3750 माइनस 150 150, ये 150 नहीं है। और टोटल इनकम में कितना जाता, 150 यूनिट्स इंटू 150 2200, ठीक है, इनकम में इतना जाता। अच्छा मैं फिर बता रहा हूं, ये ना करना ऐसे ही है, सिर्फ नॉलेज के लिए, दिल की तसल्ली के लिए मैं आपको रीजंस बता रहा हूं। वैसे भी वो कमरे से बाहर निकलने तक आप भी निकाल चुके होंगे उनको दिमाग से, इतनी देर तक रहती नहीं है रीजंस, बल्कि शायद मैं कमरे से बाहर निकलना भी ज्यादा दूर कर दिया, लेकिन बता रहा हूं। पहले नीले वाले का जवाब देता हूं, और जवाब इस बात का दे रहा हूं कि इसको हम इनकम क्यों कह रहे हैं। तो उसके जवाब में आप ये समझ लें कि हमने खर्चा किया कितना, इस महीने में टोटल कितना खर्चा किया, 540। अच्छा, एंट्री ऐसी होती नहीं है, सिर्फ आपको इसकी रीजन समझाने के लिए मैं एंट्री बना के दे रहा हूं, अदरवाइज जब हम जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे तो वो थोड़ी डिटेल्ड होती है। अब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। कैश कितना क्रेडिट, 540, यानी हमने 540 खर्च किया। जो यूनिट्स बने वो यहां से आगे अगले प्रोसेस में चले गए, वर्क इन प्रोसेस 2 में चले गए। कितनी कॉस्ट उनकी, 3750 यूनिट्स, 150 रुपए का एक, 562। हमने इतने रुपए खर्च करके इतनी कॉस्ट वाली चीजें बना ली, जादू हो गया। जितने यूनिट्स अगले प्रोसेस में गए वो 3750 है ना, आउटपुट कितना है 3750, वो अगले प्रोसेस में चला गया, कितनी कॉस्ट है उसकी 562। तो हमने 540 खर्च करके इतनी कॉस्ट वाली चीजें बना ली। ये कैसे हो गया, ये हो कैसे गया, पहले तो ये साइंस समझाइए, हो कैसे गया। खर्चा इतना किया है और इतना खर्च करके हमने इतनी कॉस्ट वाली चीजें बना ली, क्योंकि हमने जो कॉस्ट निकाली हुई है ना वो हमने 3600 से डिवाइड करके निकाली हुई है, 3600, वो तो ज्यादा ही निकलनी थी, मल्टीप्लाई उसको 3750 से कर रहे हैं। तो असल में ना हो ये रहा है कि हम कह रहे हैं कि 540 में हमने ये तो बनाए ही बनाए हैं, इतने चूंगे में बना लिए, ये चूंगे में बना, चूंगा तो इतने हमने चूंगे में बना लिए। तो ये जो हमने चूंगे में बना लिए ये हमारी इनकम, तो वो हमें फिर यहां इनकम बनानी पड़ेगी 22,500। इनकम नहीं बनाएंगे तो ये तो हमारी एंटी टैली नहीं होगी, तो वो हमने चुंगे में बना लिया, तो उसको फिर हमें इनकम कहना पड़ रहा है। तो इसलिए इनकम बना रहे, चाहे नहीं बेचे लेकिन इनकम बना रहे हैं। इनकम वाली वजह ओके, यही बात यहां करते हैं। एबनॉर्मल गेन, ये हवाई चीज है, हम इसको इनकम बना रहे हैं चुंगे की वजह से। अगर हम इस काली वाली मिसाल पे भी वही एंट्रीज वाली बात समझाने की कोशिश करूं तो हमें 540 खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कैश भी मिल रहा है, बेच दिए हमने, खराब वाले बेच दिए। कितना कैश मिल रहा है, हमने कितने बेचे हैं कबाड़िये को, हमने कबाड़ियों को कितने बेचे, 250 बेचे। भाई कबाड़िये को तो ये नहीं कहेंगे ये असल वाले रख लो और ये हवाई रख लो, उसको तो असल वाले ही बेचेंगे ना। तो असल में कितने खराब हुए हैं, 250। तो असल में हमने 250 इतने रुपए, 18 रुपए का एक बेचा। तो नेट कैश हमारे पास से कितना गया, 5,3,5,5,5। जो यूनिट्स हमने बनाए और वो अगले प्रोसेस में कामयाबी के साथ चले गए, उनकी कॉस्ट कितनी, 3750 इंटू
148, 150 नहीं 148, 555, 19, ये वो ये वाला, ये हमें एक इनकम बनानी पड़ेगी तो ही एंटी टैली होगी। ये तो हो गई डबल एंटी से रीजन। अब एक और रीजन बताता हूं अगर आपको ठीक लगे तो। हमने इस फार्मूले में ऊपर 400 इंटू 18 माइनस किया, 400 इंटू 18 माइनस कर लिया। इस 400 इंटू 18 माइनस करने से, कॉस्ट में से माइनस करने से इफेक्टिवली हम एक इनकम कह रहे हैं, इनकम नहीं बना रहे लेकिन हम कॉस्ट में से माइनस कर रहे हैं, तो टेक्निकली इनकम बना रहे हैं ना। असल में वो इनकम नहीं है लेकिन खर्चे को कम कर रही है, तो काम तो इनकम वाला दे रही है। तो हमने 400 इंटू 18 को इनकम टाइप कर लिया, जबकि असल में तो 400 जा ही नहीं रहे कबाड़िए को, 150 तो जा ही नहीं रहे, तो 150 फालतू कर लिया ना, तो उसको फिर यहां से नेट कर दिया, इसको इनकम बनाने थे, इसको नेट कर दिया कि फालतू इनकम बना रहे हैं। वो जा रहा है ऊपर से। हमने ऊपर जब 400 इंटू 18 माइनस कर लिया तो हमने 400 इंटू 18 को इनकम कह दिया, जबकि असल में कबाड़िए को बेचे ही 250, 150 तो असल में है ही नहीं खराब, तो इसलिए उसको रिवर्स करने के लिए इसमें से नेट करना। और अगर ये बात भी समझ नहीं आई तो चलो एक और बता देता हूं। हम इसको इनकम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं कि इतने खराब होने थे, नहीं हुए, मरने से बच गए, तो ये हमारी इनकम है। लेकिन अगर खराब हो जाते तो 18 के बिक जाते, वो नहीं बिक सके, वो इसमें से नेट कर दूं। और अगर ये भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, करना ऐसे ही। तो लॉस की ट्रीटमेंट ये है जो आपको ये 1.1, 1.2, 1.3 में बताइए, कॉस्ट पर यूनिट निकालना और ये चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।